Hello everyone, this is Archie Karma and in this video we are going to talk about the effect of the drug abuse. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve your doubts completely for free. So let's start with the video. तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज़। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी तक अबाउट द ड्रग्स, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, अबाउट द कोका एल्कलॉइड्स, बार्बिटरेट्स, एम्फेटामीन्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स, एल्कोहल अब्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत हमने देखा था। अबाउट द टोबैको अब्यूज़ भी हमने थोड़ा बहुत देखा था। स्मोकिंग वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने देखा था। तो अभी आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द ये जो ड्रग अब्यूज़ है, जो एल्कोहल अब्यूज़ है, वो एक इंसान की लाइफ में किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है या क्या क्या एक इंसान को फेस करने को मिलता है जब वो खुद ड्रग अब्यूज़र है या उसकी फैमिली में कोई ड्रग अब्यूज़ कर रहा हो। ठीक है, तो पहली बात तो जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, जो भी ड्रग अब्यूज़र्स हैं, उनके अंदर ना कुछ हमें कॉमन चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि या तो उनकी बिकॉज उनकी ना लाइफ के अंदर उनका मेन हैप्पीनेस का सोर्स रह जाता है ड्रग है, फिर जो एल्कोहल है, उनके दिमाग में वही फीलिंग आती है कि पर्टिकुलर ड्रग को लेकर के और एल्कोहल को लेकर के जो वो मतलब लाइक आप समझ सकते हो कि अगर उनकी कोई हैप्पीनेस की फीलिंग है, जैसे मान लेते हैं अगर कोई इंसान है, नॉर्मल इंसान है जिसको खाना खा के अच्छा लगता है या फिर किसी को कोई वीडियो गेम खेल के अच्छा लगता है, ठीक है, तो अगर कोई ड्रग अब्यूज़र है तो उसकी सारी हॉबीज़ हट जाएंगी। उसकी कोई हॉबी नहीं रहेगी अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो गेम खेलना हो, चाहे वो कोई ड्राइंग बनाना हो या कुछ भी जो उसकी नॉर्मल हॉबी थी, वो अभी तक हॉबी रह ही नहीं जाएगी। उसका जो मेन हैप्पीनेस का सोर्स है अब वो स्विच कर जाएगा ड्रग अब्यूज़ की तरफ ही। पहली चीज़ ये पहले ही नोटिस, मतलब मैं बता रही हूँ अब आपको कि किस तरीके से जो नॉर्मल जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं वो उनके अंदर एक कॉमन पैटर्न या कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या कॉमन वार्निंग्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ तो ये होगा कि उनकी हॉबीज़ कोई रहनी जाएंगी। उनकी फैमिली के साथ में, उनकी फ्रेंड्स के साथ में जो उनको सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील होती थी, अब वो नहीं होगी। उनकी जो इक्वेशन है अपनी फैमिली के साथ में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो ख़राब होने लग जाएगी। साथ ही साथ में कोई डिप्रेशन का सोर्स या फिर वो अलग रहने लग जाएंगे, बिकॉज उनको पता है कि जो अमाउंट ऑफ यूफोरिया या फिर जो अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट, ये जो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस मुझे ड्रग अब्यूज़ से मिलती थी, वो मुझे इन सब में से किसी के साथ बैठ के नहीं मिलेगी। इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें सारे के सारे ड्रग अब्यूज़र्स में देखते हैं, फिर मेनली ड्रग अब्यूज़र्स में देखने को मिलती है। वो आइसोलेशन प्रेफर करते हैं या फिर हो सकता है कि वो लोग डिप्रेशन में हो, फटीगनेस ईजिली शो कर सकते हैं, अग्रेसिवनेस हो सकती है, रिलेशनशिप्स फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में ख़राब हो सकते हैं, स्लीपिंग पैटर्न जो है वो कम्प्लीटली चेंज होता हुआ हमें दिखेगा। साथ ही साथ में जो वेट है, वेट लॉस होने लगेगा, बिकॉज हम लोग खाना खाते हैं। पहली बात तो हम लोग क्यों खाना खाते हैं? हम लोग खाना खाते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन कर सके, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम लोग अपना फेवरेट खाना भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? बिकॉज हमें उसको खा करके एक डोपामिन के एक किक मिलता है। लेकिन अब ड्रग अब्यूज़र की लाइफ के अंदर वो डोपामिन का किक सिर्फ और सिर्फ उसको ड्रग से ही मिल रहा है। तो वो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि एक तो नॉर्मल जो ड्रग है ना, वो जो इंसान है जो ड्रग ले रहा है, जो ड्रग इनटेक कर रहा है, जो ड्रग अब्यूज़र है, इस वजह से जो उसका वेट लॉस है वो भी हो रहा है और एपेटाइट भी ख़राब हो रहा है, मतलब उसको भूख ही नहीं लग रही है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया कि, और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका जो सारा का सारा फोकस है, उसके दिमाग में बस यही रहेगा कि मुझे किसी भी तरीके से मेरा जो ड्रग का इंटेक है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग इंटेक जो है वो मुझे बस मिल जाए। इस वजह से उसका जो प्रॉपर फोकस है अपने स्कूल से, कॉलेज से, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस से वो हट जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, अपना पर्सनल हाइजीन उसका ख़राब हो जाएगा। और इवन इसी वजह से ये जो नोटिसेबल चीज़ है, पर्सनल हाइजीन की वजह से इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र्स हमें इजीली देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर जो पर्सनल हाइजीन की जो नाम है ना वो ख़त्म हो जाता है। उनके अंदर हाइजीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाती। इस वजह से आप ये समझ सकते हो ईजिली कि वो एक बार को भी नहीं सोचते हैं कि किसी इंसान ने वो पहले सिरिंज यूज़ करी है उनके सामने ही, लेकिन वो वापस वही सेम सिरिंज से अपने अंदर इंजेक्शन से वो ड्रग को इंटेक करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने चीज़ें बताई, जैसे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस में ड्रॉप आना, साथ ही साथ में जो पर्सनल हाइजीन है उसका ख़राब हो जाना, या फिर हाइजीन जो है वो उसको मेंटेन ना करना अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, साथ में विड्रॉल सिंड्रोम या फिर विड्रॉल सिम्टम्स आना, उसके बाद में आइसोलेशन एंड देन डिप्रेशन, फटीग, थकावट रहना, अग्रेशन एंड रिबेलियस बिहेवियर, हर बात पे लड़ना, एंड साथ में जो हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ का लॉस होना, फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में रिलेशनशिप का ख़राब होना, स्लीपिंग पैटर्न में चेंज दिखना, ईटिंग हैबिट्स में गड़बड़ दिखना, साथ ही साथ में वेट और जो एपेटाइट है, जो भूख लगने का जो पैटर्न है या जो भी चीज़ है, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो हमें गड़बड़ देखने को मिलती हैं इन लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ मैंने अभी बताई आप लोगों को, वो आप
इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में कम्प्लीटली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अब मैं बताती हूँ आपको कि एग्जैक्टली अगर कोई इंसान आपकी फैमिली में ड्रग अब्यूज़ कर रहा है या खुद अगर कोई इंसान खुद ड्रग अब्यूज़ कर रहा है या फिर कोई फैमिली में उसके ड्रग अब्यूज़ कर रहा है तो उसको किस तरीके से प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी। एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली होता है अगर कोई इंसान ड्रग अब्यूज़र है और उसकी फैमिली को लेट्स से पता चल गया है कि वो ड्रग अब्यूज़ कर रहा है या अल्कोहल इंटेक कर रहा है, तो उसकी फैमिली ऑब्वियसली बात उसको मना करेगी, रोकेगी, है ना, उसको समझाने की कोशिश करेगी, उसको वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी नहीं मिल जाए या फिर वो कहीं बाहर ना जाए घर से, ताकि वो जो जहाँ से ड्रग्स उसको मिल रहे हैं जो भी चीज़ है उसे रोकेगी। ठीक है, तो लेट्स से मान लेते हैं कि उस जो ड्रग एडिक्टिव वाला इंसान है उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उस वजह से वो चोरी कर सकता है। वो कुछ ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया था, वो कुछ ऐसे सोशल नॉर्म्स जो हैं फिर जो सोसाइटी के लिए जो चीज़ें हम लोगों ने रूल सेट किए हैं ना, कि जैसे कि चोरी करना एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो कि ड्रग एडिक्ट्स के अंदर देखने को मिल जाती है। बिकॉज उनके पास अगर उनकी फैमिली पैसे नहीं देगी एग्जाम्पल के तौर पे, फिर उनको कहीं से पैसे नहीं मिलेगी तो वो चोरी करेंगे ना, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज उनके पास उन्हें ड्रग्स चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस वजह से। ठीक है, तो वो चोरी कर सकते हैं बिकॉज उनको वो सर्टेन अमाउंट ऑफ इफेक्ट जो है उन्हें वो चाहिए। ओके, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कि इस पूरे पैराग्राफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, ये जो स्टार्टिंग की 4-5 लाइनें हैं बस, ये वाला पर्टिकुलर जो सेक्शन है, ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट 4-5 लाइनें हैं स्टार्टिंग की, ये ज़रा आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं पहले। The immediate adverse effects of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, vandalism and violence. जो भी ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं जो अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं उनके अंदर एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा केयरलेस बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। उनके पास वो ईजिली जो प्रॉपर्टी है उसका डैमेज कर सकते हैं, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है फिर वायलेंस उनके अंदर, या फिर जैसे मान लेते हैं कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा शांत है या फिर जो नॉर्मल इंडिविजुअल भी है वो इतना ज़्यादा रिबेलियस नेचर का नहीं है या फिर वो इतना ज़्यादा केयरलेस नेचर का नहीं है या फिर वो इतना ज़्यादा वायलेंट नेचर का नहीं है, या फिर जितना एक ड्रग अब्यूज़र होगा, मतलब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, अगर एक कोई इंसान है जिसका नेचर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा उसका नेचर जो है वो केयरलेस है, लेट्स से कोई इंसान है जो कि नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा केयरलेस है, लेकिन आप उसको जब कंपेयर करोगे एक ड्रग अब्यूज़र के साथ में तो उसका जो मेन फोकस रहेगा अपनी लाइफ के अंदर वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ ही रहेगा, बिकॉज उसको पता है, मतलब उसके दिमाग में यही चीज़ है कि डोपामीन, मेरा लेवल जो है डोपामीन का, या फिर जो मेरा दिमाग में जो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या फिर जो मेरे दिमाग में जो ये हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है वो मेरे को ड्रग से ही मिल रही है, सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग से ही मिल रही है, तो उसका जो मेन फोकस रहेगा वो उस पर्टिकुलर ड्रग के इंटेक में रहेगा और इस वजह से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और जो लाइफ में उसकी बाकी सारे एस्पेक्ट्स थे वो भी सब खराब होने लग जाएंगे। तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो कि ड्रग अब्यूज़र्स के अंदर हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि केयरलेस बिहेवियर यानी कि रेकलेसनेस एंड मतलब इस तरीके से चीज़ें जो है उसको हमें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि वो इंडिविजुअल जो है वो वायलेंट हो सकता है, इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। नाउ नेक्स्ट लाइन, एक्सेसिव डोसेज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर एंड सेरेब्रल हेमरेज। अगर कोई इंसान ने, जैसे हमने बात किया था अबाउट द कोकेन, कि अगर कोई इंसान कोकेन का इंटेक ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेगा अपनी लाइफ के अंदर या फिर कभी भी मतलब एक सिचुएशन के अंदर दे रहे हैं तो उसको हॉल्यूसिनेशंस होने लग जाएंगी। तो वैसे ही बता रही हूँ मैं कि अगर कोई इंसान, या फिर वैसे ही एनसीईआरटी कह रही है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में ड्रग्स का डोसेज करने लगेगा अपनी लाइफ के अंदर तो हो सकता है कि उसको एक कोमा कंडीशन फेस करनी पड़े, या फिर हो सकता है उसकी डेथ ही हो जाए, या फिर साथ ही साथ में उसके जो उसने इतना ज़्यादा ड्रग का डोसेज कर लिया कि उसको रेस्पिरेटरी फेलियर, उसको सांस ही आना में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हो सकता है हार्ट फेलियर हो जाए, उसका हार्ट ही पंप करना बंद कर दे, एंड साथ ही साथ में उसको हो सकता है कि सेरेब्रल हेमरेज की प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। ठीक है, देखो मतलब कहने का क्या है कि हो सकता है ऐसे इंडिविजुअल्स को, मतलब जो बहुत ज़्यादा हाई डोसेज ऑफ ड्रग का इंटेक कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उनको कोमा हो सकता है, उनको डेथ हो सकती है। डेथ किस वजह से हो सकती है सकता है उनका हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर दे, या फिर उनके पास जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, रेस्पिरेशन ही प्रॉपर होना बंद हो जाए। साथ ही साथ में उनका सेरेब्रल हेमरेज, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा सेरेब्रम वाला रीजन होता है ना, जैसे हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है सेरेब्रम, और उस सेरेब्रम वाले पार्ट में जो हेमरेज का मतलब क्या होता है कि ब्लड का क्लॉट जमा होना। ठीक है, तो ये जो सेरेब्रम वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में एक हेमरेज, जब एक ब्लड का क्लॉट बन जाएगा तो उसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमरेज। तो ये वाली कंडीशन की वजह से भी एक इंसान की लाइफ में डेथ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलॉन्ग विद द एल्कोहल जनरली रिजल्ट्स इन ओवरडोसिंग एंड इवन डेथ्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आई थिंक ये लाइन, कि कोई इंसान अगर ड्रग अब्यूज़ भी कर रहा है और साथ साथ में उसने अल्कोहल का इंटेक भी किया है तो
ये एक बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। इस वजह से इस कंडीशन के अंदर ओवरडोसिंग की कंडीशन आप इसको बोल सकते हो सिंपली लैंग्वेज में, और इस कंडीशन में डेथ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ओके, तो बाकी का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जब अगर वो खुद एक ड्रग अब्यूज़र हैं, और किस किस तरीके से पैटर्न्स वो लोग शो करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं अबाउट द HIV एंड अबाउट द HIV एंड अबाउट द हेपेटाइटिस बी एंड अबाउट द हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो अब ये जो HIV और हेपेटाइटिस बी है, ये जनरली या फिर आप बोल सकते हो कि जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं, जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र्स हैं, वो उसके हाई रिस्क पे रहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो एड्स की प्रॉब्लम है या फिर जो ये हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, जैसे जब मैंने एड्स पढ़ाया भी था तभी मैंने बताया था आपको कि जो एड्स है वो 4 रीज़न की वजह से फैल सकता है। एक तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से फैल सकता है, साथ ही साथ में जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र्स हैं उनके थ्रू, मतलब एक दूसरे से वो फैला सकते हैं। तीसरी चीज़ आती थी कि एक मदर से एक फीटस में पहुंच सकता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके, एंड देन चौथी चीज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैल सकता है। तो वैसे ही जो ये हेपेटाइटिस बी है और ये जो एड्स है, ये बेसिकली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू और इन्फेक्टेड पर्सन से या फिर इन्फेक्टेड ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने से ईजिली फैल सकता है। ठीक है, तो ये जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र्स हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको अपना हाइजीन का कोई भी ख्याल नहीं है, ठीक है, जैसा अभी हमने देखा कि उनको कोई हाइजीन का ख्याल नहीं है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो वो ईजिली एक ही सिरिंज को या फिर एक ही निडल को यूज़ करते हुए, है ना, अपने वेन्स के अंदर ये जो ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ी ध्यान रखना। बिकॉज उनको तो इवन आप ये सोच सकते हो कि उनको अपनी फैमिली का ख्याल नहीं है, उनको किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, सिर्फ उनको ड्रग दिख रहा है। उनका जो मेन फोकस है वो ड्रग की तरफ ही है। वो चोरी भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ हो रही है उनके सराउंडिंग में, क्या चीज़ नहीं हो रही। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रग से मतलब है, टू गेट सर्टन इफेक्ट्स। ठीक है, तो उनको कोई हाइजीन से मतलब नहीं है। वो डायरेक्टली, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर किसी इंसान को HIV मतलब उनको हो सकता है या नहीं हो सकता है। उनको बस जो सिरिंज है उसको निकालना है, एंड मतलब वही जो सामने वाला यूज़ कर रहा है उसको, मतलब यार दे आर जस्ट यूजिंग सिरिंजेस की, वो बस चेंज भी नहीं कर रहे हैं सिरिंजेस नीडल को, और बस वो यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे में। ठीक है, मतलब आप अपने ऊपर यूज़ करें ताकि बस वो अपना सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग ले सकें, बस उनके मेन फोकस उनकी ड्रग की तरफ ही है। ठीक है, तो इस वजह से जो HIV वाले पेशेंट्स हैं और हेपेटाइटिस बी वाला पेशेंट है, हो सकता है कि वो ड्रग अब्यूज़र्स थे, और उनको, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ड्रग अब्यूज़र्स को हो सकता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स उन्हें देखने को मिल जाएं। ठीक है, हो सकता है कि उनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल जाएं। ठीक है, और ये जो, जैसे मैंने बताया था आपको, इवन जो ये एड्स था उसका तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। इवन हेपेटाइटिस बी भी जो है उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप पहले पकड़ लो इसको या फिर आप इसको बाद में पकड़ो, इस प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप जैसे मैंने बताया था आपको एड्स के बारे में कि एड्स में आप लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हो लाइफ की, लेकिन आप कंप्लीटली अपनी लाइफ को ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप नॉर्मल लाइफ जी जाओ। ठीक है, तो आपको लास्ट में तो प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। ठीक, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वही चीज़ है कि आप पहले तो ड्रग अब्यूज़ ही मत करो। तो इस तरीके से चीज़ें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये रखा है कि जो लोग अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, उनके अंदर बहुत, मतलब देखो, अगर आप सोचो दिमाग में कि अगर कोई इंसान है जो कि 18-19 साल का है और उसने स्टार्ट कर दिया है अपना अल्कोहल का कंजम्पशन करना है, फिर अल्कोहल उसने थोड़े अमाउंट में, चाहे वो कूल के टर्म्स में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे उसको कोई डिप्रेशन हो, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरीके से उसने अल्कोहल का जो इंटेक है वो स्टार्ट कर दिया है, लेट्स से। अब आगे जा कर के जैसे मान लेते हैं कि किसी इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्लास में समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो गई लाइफ के अंदर, कुछ भी चीज़ है उसकी एकेडमिकली या कैसे भी नॉर्मल पर्सनल लाइफ में भी, तो उसने क्या किया, उसने मेन फोकस किया कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, कि उसकी फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया है कुछ भी चीज़ है उस तरीके की, तो उसको दिमाग में आया कि मैं अल्कोहल अब्यूज़ करके देखता हूँ, और या फिर मैं ड्रग अब्यूज़ करके देखता हूँ, या जो भी चीज़ है। अभी मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं अल्कोहल के ऊपर। तो अल्कोहल अब्यूज़ करके देखता हूँ, उसको वो जो प्रॉब्लम थी उसको उससे छुटकारा मिल गया थोड़े टाइम के लिए। उसको लगा हाँ यार ये तो अच्छा है, मेरे दिमाग से पर्टिकुलर जो मेरे दिमाग में टेंशन थी, डिप्रेशन था, जिस चीज़ को लेकर के वो हट गया। ठीक है, लेकिन अब आप ये सोचो कि जब भी उसकी लाइफ में कोई भी अकेडमिकली या किसी भी तरीके की जॉब में या किसी भी पर्सनल रीज़न की वजह से या जिस भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी, उसके दिमाग में मेन यही आएगा कि मैं अल्कोहल अब्यूज़ कर लेता हूँ। और आपको जैसे मैंने बताया था कि इसके कुछ डिपेंडेंस, एडिक्शन काइंड ऑफ चीज़ें भी होती हैं। तो अगर उसकी लाइफ में सब कुछ सही भी चलेगा ना, कुछ टाइम बाद
तो वो लंबे रन तक ये चीज़ को एक्सटेंड करता चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से बोलते हैं कि इवन ड्रग अब्यूज़ भी हो या फिर चाहे भले अल्कोहल अब्यूज़ हो, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डेफिनेटली दिखाते हैं। इवन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का मतलब क्या, बिकॉज पहली बात तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो उसको। स्टार्ट जब आप अगर आप बचपन से ही स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली आप चीज़ सही ढंग से सीख ही नहीं रहे हो। ठीक है, आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना सीख ही नहीं रहे हो। ठीक, आप अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस प्रॉपर ले नहीं रहे हो, आप उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू कुछ लेसन ले ही नहीं रहे हो, आप आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं रहे हो, आप उन चीज़ों का सोल्यूशन निकाल ही नहीं रहे हो। आप निकाल रहे हो सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन का एक सोल्यूशन निकाल रहे हो। और इसी वजह से आपकी हेल्थ के साथ साथ में आपकी लाइफ के अंदर भी आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि आपकी लाइफ को ही डिग्रेड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो ड्रग है या फिर आप अल्कोहल अब्यूज़ का नाम ले लो या कुछ भी ले लो, ये आपके नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली अल्कोहल के बारे में बताऊँ तो अल्कोहल आपका CNS में जो हमारा जो सेरेबेलम वाला पार्ट होता है उस पर जाके इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हमारा जो सेरेबेलम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, मैं बताती हूँ। ये जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ये सेरेब्रम वाला पार्ट है, ये हमारा हो जाएगा मिड ब्रेन एंड दिस इज़ लाइक पॉन्स वेरेलाई एंड यहाँ पे पीछे नीचे की तरफ है मेडुला ऑब्लोंगेटा, लेट्स से इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये हो जाएगा हमारा सेरेबेलम। ठीक है, अब ये जो सेरेबेलम वाला पार्ट है मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब इस सेरेबेलम से हमारा जो बॉडी का पोस्चर है, हम लोग जो ईजिली चल पाते हैं बिना गिरे, है ना, हम लोग अपने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, वो इस वजह से होता है बिकॉज हमारा जो सेरेबेलम है वो हमें हेल्प करता है हमारे बॉडी पोस्चर को, हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में। लेकिन जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उनका जो ये सेरेबेलम वाला पार्ट है वो ईजिली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, ईजिली आपकी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा। इस वजह से जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं वो ईजिली चल नहीं पाते हैं, वो लड़खड़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म पढ़ते हैं कि जो अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं उनके पास ना उनका जो लिवर होता है वो जल्दी ख़राब होने लगता है। एग्जैक्टली होता क्या है, जो लिवर होता है ना, जो उसकी मेन यूनिट है, जो मेन उसकी फंक्शनल यूनिट होती है, उसको बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। इवन जो हमारा जो पूरा लिवर है उसके अंदर बहुत सारा फाइबरस टिश्यू बनने लग जाता है, फिर फाइबरस टिश्यू जमा होने लग जाता है, जिस वजह से जो एग्जैक्टली लिवर का काम है, देखो लिवर का काम क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। लिवर का मेन काम होता है, लिवर का मेन 2 काम होते हैं। एक होता है डिटॉक्सिफाई करने का, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। ठीक है, एक ये काम करता है बहुत अच्छे से, एंड साथ साथ में वो जो बाइल का प्रोडक्शन है इन सब चीज़ों में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बारे में बात नहीं करें। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है उस टाइम पे हो नहीं पाता है। इवन जो हमारा डाइजेशन वाला पार्ट है उसमें भी इफेक्ट देखने को मिल जाता है हमें। ठीक है, इस वजह से जो आप बोल सकते हो कि एक कंडीशन बनती है जो अल्कोहल इंटेक करते हैं जो लोग, उनके अंदर कि उनका नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। जो अल्कोहल है वो नर्वस सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है, इवन ड्रग्स भी। और साथ साथ में जो हमारा लिवर है वो इजीली डिटॉक्सिफिकेशन का काम अच्छे से नहीं कर पाता, इस वजह से उसमें एक कंडीशन जनरेट होती है जिसको बोलते हैं सिरोसिस। ठीक है, अब साथ ही साथ में अगर कोई इंसान जो कि जैसे मान लो तो कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, या फिर इवन हम बात करते हैं अबाउट मेल्स के बारे में भी। ठीक है, तो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो अगर वो इंटेक कर रही है अल्कोहल का तो उसके बेबी को भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर कोई इंसान या फिर इवन मैं नॉर्मल फीमेल के बारे में बात करते हैं, तो अगर कोई नॉर्मल फीमेल है और वो अल्कोहल का इंटेक कर रही है, ठीक है, तो उसको PCOD की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी कॉमनली। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई मेल इंटेक कर रहा है तो जो उसका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसमें इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे की पार्ट की। Another misuse of drugs is what certain sports persons do to enhance their performance. They misuse narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics, and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk, and to promote aggressiveness, and as a result increase athletic performance. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो कैनाबिनॉइड्स नाम के जो ड्रग्स होते हैं उनका भी अब्यूज़ करते हैं, और अलग अलग टाइप ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का मतलब क्या होता है, जो कि एनाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी कि
जैसे कि आप हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में दो तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हम लोग बेसिकली कट डाउन करते हैं, एनाबॉलिज्म में उसी जगह पे जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको ऐड अप करके एक दूसरी चीज़ बनाते हैं। तो इस तरीके से जो ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ऐसे स्टेरॉइड्स जो कि एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ को या फिर एनाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं, ऐसे टाइप ऑफ जो ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, उनका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ में डायूरेटिक्स, देखो हमें पता है ये डायूरेटिक्स का मतलब थोड़ा आप रिलेट करो एंटी डायूरेटिक हार्मोन से, ADH जो हम पढ़ते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ADH क्या करता है, एंटी डायूरेटिक होता है, यानी कि डायूरेसिस को लाइक उसका ऑपोजिट है ना, डायूरेसिस का एंटी है, ऑपोजिट काम करता है। डायूरेसिस मतलब क्या होता है कि जो यूरिन है, यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है, फिर यूरिन जो है उसको ज़्यादा रिलीज़ करना, ठीक है। तो ये जो डायूरेसिस है उसको प्रमोट करते हैं डायूरेटिक्स, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ज़्यादा यूरिन को निकलने नहीं देता या फिर ज़्यादा वाटर का लॉस होने नहीं देता, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाता है। तो वहाँ पर ये जो डायूरेटिक्स हैं वो लोग इसका भी यूज़ करते हैं, एंड कुछ अलग अलग टाइप ऑफ हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, इवन जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं हम लोग कि टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि अग्रेसिवनेस, फिर जो क्या बोल सकते हैं आप, एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, और इसी वजह से जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो भी इन्हांस होती है कहीं ना कहीं। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं कैनाबोनाइड्स, जैसे पीछे एनसीईआरटी में दे रखा था कैनाबोनाइड्स वाले सेक्शन में कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो कैनाबोनाइड्स का भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो साथ ही साथ में जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं उनका यूज़ करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं, और कुछ कुछ अलग अलग हार्मोन्स हैं जिसमें से मैंने एक नाम बता दिया आपको, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन्स, आप एक बड़ी कैटेगरी में बोल सकते हो। तो इनका यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी जो एथलेटिक एबिलिटीज़ हैं या फिर जो भी वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं अपनी अग्रेसिवनेस उसमें इंक्रीज़ कर सकें, है ना, और अपना जो उनका जो गेम है या फिर जो भी एथलेटिक रोल उनका है उसको अच्छे से प्ले कर सके, ठीक है, ताकि अपनी बेसिकली आप यू कैन से कि अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगर ये लोग अब्यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उनको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो भी वो लोग मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं, अग्रेसिवनेस उनके अंदर बॉडी के अंदर आ रही है, एथलेटिक परफॉर्मेंस में अपना वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम उनकी बॉडी में या साइड इफ़ेक्ट्स उनकी बॉडी में उन्हें देखने को मिलेंगे, ठीक। तो आप पढ़ लेते हैं वो भी कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। The side effects of the use of anabolic steroids in females include masculinization features like males, increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycles, excessive hair growth on the face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice। अब देखो पहले बताते हैं कि अगर हम बात करते हैं पहले फीमेल्स की, कि अगर फीमेल कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और अगर वो ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, कैनाबिनॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स एंड कुछ टाइप ऑफ हार्मोन्स का अगर यूज़ कर रही है ताकि अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सके, तो किस किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे, किस किस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज़ आती है कि अगर कोई फीमेल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मेनली यूज़ कर रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जैसे हमें पता है कि जो फीमेल बॉडी होती है वो कुछ अलग फीचर्स रखती है, एंड जो मैस्कुलाइन बॉडी होती है फिर जो मेल्स की बॉडी होती है थोड़ी सी अलग फीचर्स रखती है। तो उसी तरीके से जो हमारी मैस्कुलाइनाइजेशन है वो प्रमोट होने लगेगी उस फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल बन जाना, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि फीचर, जैसे कि मेल के पास फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप बोल सकते हो कि जब एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ मेल के अंदर प्रमोट होने लगती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, वो चीज़ आप फीमेल के अंदर देखने को मिलेगी, जबकि फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन काफ़ी हद तक हाई अमाउंट में होता है लेकिन टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो जब एक फीमेल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के थ्रू टेस्टोस्टेरोन को या अलग अलग चीज़ें इस तरीके से इनटेक कर रही है, तब उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर भी वही सेम जो मेल्स के अंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो मसल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, फिर मसल ग्रोथ देखने को मिलती है, वो इस फीमेल के अंदर देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ में जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से अग्रेसिवनेस आती है मेल्स के अंदर, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, एंड साथ ही साथ में मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे, ठीक। डिप्रेशन देखने को मिल जाएगा बिकॉज आपकी फीमेल बॉडी के जो हार्मोन्स है मेनली वो डिफरेंट है, और जो आप इनटेक कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस वजह से आपको मूड स्विंग्स देखने को मिल जाएंगे, आपको डिप्रेशन देखने को मिल जाएगा, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन जो आप इनटेक करा रहे हो
वो इट इज़ समवेयर एंटी टू द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने वाला है कहीं ना कहीं, या फिर उसमें आपके जो LH और FSH हैं उसके थ्रू कहीं ना कहीं ऐसे करके पूरी साइकिल जो होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कम्प्लीटली जो इरेगुलर है या फिर एबनॉर्मल सी हो जाएगी। ठीक, साथ ही साथ में आपकी बॉडी में ऑब्वियसली बात है टेस्टोस्टेरोन आपकी जो मुस्टैच है और जो आपकी बियर्ड है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो भी चीज़ देखने को मिल जाएगी। इवन जब हम बात करते हैं नॉर्मल PCOS की या फिर PCOD, मेनली PCOD की, तो PCOD में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फेमिनिन हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये कम होने लगते हैं, और इसी वजह से इन्हीं हार्मोन्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी में मैस्कुलाइन फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी फीमेल्स के अंदर हमें हेयर ग्रोथ, मुस्टैच यानी कि जो हमारा अपर लिप एरिया होता है और जो चिन वाला एरिया होता है उसमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि मेल्स की होती है। ठीक है, अब वो तो उसमें तो कुछ ज़्यादा आप चीज़ कर नहीं सकते हो, वो तो आपको प्रॉब्लम है ही, लेकिन यहाँ पर आप जो चीज़ें इंटेक कर रहे हो, आप टेस्टोस्टेरोन का इंटेक कर रहे हो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इंटेक कर रहे हो, उस वजह से आपको यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से आपके बॉडी में जो हेयर ग्रोथ है आपके फेशियल एरिया पे, जो कि फीमेल्स पे नहीं होती है जनरली, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बात आती है एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटरिस एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस। जैसे हमें बताया कि एक फ़ीमेल की बॉडी के अंदर जो उसकी वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है, आपको वो चीज़ उल्टी होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एंड बात करते हैं अब एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटरिस की। तो जैसे मैं बताती हूँ आपको, नॉर्मली जब हम बात करते हैं क्लिटरिस क्या होता है, तो हमारा जो वल्वा वाला पार्ट होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो जो हम मेनली ओवरी है, यूट्रस है, वजाइना वगैरह है, वो सब कुछ इंटरनल पार्ट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाहर की, ठीक है, जो बाहर से चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्लिटरिस। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ तो अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है कि दिस इज़ मॉन्स प्यूबिस यू कैन से, एंड दिस इज़ लेबियम मेजोरा, ये जो बाहर वाला है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका क्लिटरिस लाई कर रहा है, ये जो मैंने अभी बना रही हूँ मैं, ये क्लिटरिस, या फिर मैं इसको मार्क कर देती हूँ अलग से, या फिर आप ये जो देख रहे हो पर्पल पिंक जो भी है इस कलर का, ये आपको दिख रहा है कि ये क्लिटरिस वाला एरिया है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो देखने को मिलेगी, और यहाँ पे वजाइना आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से चीज़ें होती है। तो ये जो क्लिटरिस है ये कहीं ना कहीं होमोलॉगी शो करता है, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव लाइक यू कैन से कि जो एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, बेसिकली जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है उसके साथ में। ठीक है, तो फीमेल के अंदर क्लिटरिस फीमेल के अंदर क्लिटरिस होता है और मेल के अंदर पीनस होता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आपका जो क्लिटरिस का साइज़ होगा या फिर जो क्लिटरिस है बेसिकली वो आपको इनलार्ज होता हुआ फीमेल्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अबाउट द मेल्स, ठीक है, तो मेल्स के बारे में देखना शुरू करते हैं। इन मेल्स इट इंक्लूड्स एक्ने, इंक्रीज अग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, decrease pump production, potential for kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर मेल्स में बात करते हैं तो आप टेस्टोस्टेरोन का इंटेक कर रहे हो, आपका जो अग्रेसिवनेस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मूड स्विंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, डिप्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा, एंड जो आपके टेस्टिकल्स का साइज़ है, बेसिकली जो आपके टेस्टिस का साइज़ है वो उसमें आपको लाइक उसका जो साइज़ है बेसिकली वो कम होता हुआ दिखेगा। ठीक है, आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ओके, उसके साथ साथ में आपको किडनी में और आपका जो लिवर है उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी। आपकी जो किडनी जिस एफिशिएंसी से नॉर्मल काम करती है, जिस एफिशिएंसी से आपका लिवर काम करता है, जिस अच्छे तरीके से काम करता है, वो उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक, आपके अंदर अगर हम मेल्स की बात कर रहे हैं तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के केसेस देखने को मिल जाते हैं। प्री मैच्योर बाल्डनेस, यानी कि आप जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई मेल है, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 30 to 35 की एज में जो बॉल्डनेस है थोड़ी थोड़ी होने लग जाती है, लेकिन कंप्लीटली नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो हेयर लॉस है मेल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन अगेन। तो अगर आपने अगेन टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में इंटेक कर लिया है तो ऑब्वियसली बात है आपको जल्दी हेयर लॉस होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मैचिंग सी हैं। अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा था कि क्लिटरिस का साइज़ इंक्रीज़ होता है, मेल्स में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि अग्रेसिवनेस मेल्स के अंदर इंक्रीज़ हो रही है, फीमेल्स के अंदर भी वही चीज़ हो रही थी। मूड स्विंग्स फीमेल्स के अंदर भी हो रहे थे, मेल्स के अंदर भी हो रहे हैं, एंड साथ ही साथ में डिप्रेशन का भी वो सेम चीज़ आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई कि मेल्स के अंदर हमें एक्ने और देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन के बारे में बात करते हैं। These effect may be permanent with prolonged use. In the adolescent male or female, severe facial and body acne and premature closure of the growth centers of the long bones may result in the stunted growth.
तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर आप इसका प्रोलॉन्ग यानी कि कॉन्स्टेंटली आप इसका यूज़ कर रहे हो, आप लंबे टाइम तक इसका यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स जो मैंने बताया ना, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन सब ड्रग्स के, ये आपको कॉन्स्टेंटली आपके ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं परमानेंट हो जाएंगे। ठीक, देन तीसरी चीज़ आती है कि जो एडोलेसेंस हैं, एडोलेसेंस यानी कि जो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर वो इस तरीके की चीज़ें अब्यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो उनके अंदर फेशियल और बॉडी एक्ने वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में जो हमारी एपिफाइशियल ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, बेसिकली ऐसी ग्रोथ प्लेट्स होती हैं जिस वजह से हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है, तो वो क्लोज हो जाएंगी जल्दी। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है, देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि जब हमारे सेक्स हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं नॉर्मली भी, तब हमारी जो एपिफाइशियल ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वो अपने आप ही क्लोज हो जाती हैं। इस वजह से बोलते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर एक फीमेल की मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी हाइट अब नहीं बढ़ेगी, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से अगर एक फीमेल या एक मेल अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन या फिर कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या कुछ भी इस तरीके से हार्मोन्स का इंटेक कर रहा है, तो उसके अंदर भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि उसकी हाइट, अगर एडोलेसेंस में आप कर रहे हो ये सब चीज़ें, तो आपकी हाइट प्रॉपर अच्छी तरीके से इंक्रीज़ नहीं होगी, फिर आपकी प्रॉपर आप हाइट अटेन नहीं कर पाओगे। ओके, बिकॉज आपकी एपिफाइशियल ग्रोथ प्लेट्स जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज सच तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, चाहे वो इधर की बात हो चाहे वो एड्स की बात हो, हमेशा ही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप ड्रग अब्यूज़ कर चुके हो तो ऑब्वियसली बात है आपको मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए, आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एडोलेसेंट एज ग्रुप में हो या फिर आपने अभी तक अब्यूज़ नहीं किया, एक अल्कोहल भी इंटेक नहीं किया एक बार भी, तो आप प्रिवेंट कर लो, है ना। आप हमेशा बचाव की कोशिश करो रादर देन कि अब इसे ठीक किया जाए। ओके, तो अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि यंग एज के जो लोग हैं वो यानी कि यूथ जो है वो आजकल की ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन ये सब चीज़ें बेकार हैं। और इन सब के मेन रीज़न यही है बिकॉज हम लोग उसको कूल मान रहे हैं, हम उसको मानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, और कभी कभी एकेडमिक सिचुएशन या हमारी पर्सनल लाइफ की इश्यूज़ की वजह से हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमें कुछ टेम्प्रेरी हैप्पीनेस दे रही है, और वो कहीं ना कहीं हमारी एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से ये जो ड्रग्स हैं और एल्कोहल है, इससे पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं, मेनली इवन जो फ्रेंड्स भी हैं, उनका भी काफ़ी हद तक रोल बनता है कि वो अगर उनको दिखता है कि उनका कोई जैसे पेरेंट्स का बच्चा है या टीचर्स का जो स्टूडेंट है या फिर जो फ्रेंड्स हैं, अगर उनका कोई फ्रेंड है, अगर वो उनको लगता है कि वो उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर वो कहीं इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन लाइक उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रॉपर गाइडेंस करें, उसको अच्छे से गाइड करें, और अगर वो इस पर फंस चुका है, कम्प्लीटली एडिक्शन के अंदर आ चुका है, तो उसको मेडिकल हेल्प दिलवाएं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इवन पेरेंट्स की, और मेनली पेरेंट्स की और टीचर्स की। ठीक है, अब पहली बात तो इससे बचा कैसे जा सके। अगर आप फंस चुके तो आपके समझ में आता है कि आप मेडिकल हेल्प सीख करो, लेकिन आप स्टार्टिंग में कैसे बच सकते हो इन सब चीज़ों से। तो पहला आता है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। इसमें क्या आता है, इसका मतलब ये होता है कि हर एक इंसान का अपना अपना कैपेबिलिटी है, हर एक इंसान का क्रेडिट मतलब एक पोटेंशियल है, एक थ्रेशोल्ड है, ठीक है, कि वो उतना अमाउंट ही परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि कोई इंसान है जो कि 85% स्कोर कर सकता है, कोई 95 कर सकता है, कोई 99 कर सकता है, तो आप अगर 85 वाले को 99 के साथ में कंपेयर करोगे तो दैट इज़ नॉट गुड। तो उस वजह से उसके अंदर एक अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी। वो हो सकता है कि उस कंडीशन के अंदर थोड़ा टेंशन में चला जाए या कुछ इस तरीके से चीज़ों को लीड कर सकता है वो आगे जाकर के अल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज़ को। ओके, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। पहला ये इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो कि आप फालतू में कोई भी प्रेशर किसी भी इंडिविजुअल पे या फिर किसी भी चाइल्ड पे मेनली प्रेशर अप्लाई ना करो। देन सेकंड चीज़ आती है कि अगर कोई किसी इंसान को बेसिकली चाइल्ड को सिखाना चाहिए, एक पेरेंट को या फिर टीचर को या फिर फ्रेंड को, कि हमें क्या करना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसको फेस करना है। अगर कोई स्ट्रेस की सिचुएशन है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो अकेडमिक्स में हो या जैसे भी, आपको उस सिचुएशन से कोप ओवर करना आना चाहिए। आपको उस सिचुएशन से कोप ओवर करना आना चाहिए। आप चाहे रीडिंग हैबिट्स लो या आपकी जो भी हॉबी है, इसमें बेसिकली यही दे रखा है कि आपकी चाहे कोई रीडिंग हो या फिर आपकी जो भी बेसिकली हॉबी है, आप उसका सहारा लो, ताकि आप अपना जो टेंशन है या फिर जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है उससे आप एक तरीके से अपने आप को डाइवर्ट कर सको, रादर देन टेकिंग एल्कोहल और गेटिंग इनटू ड्रग्स एंड ये सब चीज़ें। ठीक, उसके बाद में अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास में या फिर कोई भी चाइल्ड है बेसिकली, उसकी लाइफ में कोई भी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, तो उनको अपने पेरेंट्स से या फिर जो उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें या फिर उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको सोल्यूशन बता सकें कि इस तरीके से डील कर सकते हैं। एंड इवन अगर हमें देखने को मिलता है कि वो अल्कोहल में या फिर ड्रग्स में है, तो पेरेंट्स को ही
उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। अगर पेरेंट है, टीचर है या फिर फ्रेंड्स है, अगर उनको देखने को मिलता है, जैसे मैंने पीछे बताया था कि एंजाइटी हो रही है किसी इंसान को, या फिर वो अपने फ्रेंड्स से और फैमिली से दूर जा रहा है, आइसोलेशन में जा रहा है, या फिर उसका एकेडमिक्स में ड्रॉप आ रहा है, या कुछ भी इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे सब डेंजर साइंस पे पेरेंट्स को, टीचर्स को मेनली देखते रहना चाहिए कि अगर कोई डेंजर साइंस दिख रहा है तो उनको डायरेक्टली उस पर्टिकुलर चाइल्ड से इस बारे में कंप्लीटली बात करनी चाहिए। और अगर हमें समझ में आता है कि ड्रग अब्यूज़ है, अल्कोहल अब्यूज़ है, तो प्रॉपर तरीके से जो मेडिकल हेल्प है डॉक्टर्स के साथ में, वो डॉक्टर के साथ में कॉन्टैक्ट करो, आप मेडिकल हेल्प लो ड्रग और एल्कोहल को छुड़ाने के लिए, बिकॉज ऐसे अकेले ही पूरा कंप्लीटली कट ऑफ करके आप नहीं छुड़ा सकते, बिकॉज विड्रॉल सिंड्रोम और विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, ठीक। लास्ट, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको समझ में आ चुका है कि अब ड्रग अब्यूज़ में एक इंसान है, तो आप डायरेक्टली इसे छुड़वा नहीं सकते, बिकॉज उस वजह से विड्रॉल सिंड्रोम हो सकता है, विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं और सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, बिकॉज कभी कभी जो एंजाइटी और डिप्रेशन से हट के भी चीज़ें होने लगती हैं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है इस वजह से। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।